स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CUT BA एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2023-24 का होने वाला है, उसमें हम हिस्ट्री के पार्ट नंबर 1 यानी कि पूरा चैप्टर अब हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, CUT BA एंट्रेंस का जो पेपर होता है उसके हम हिस्ट्री का जो सेशन होता है यानी कि हिस्ट्री का जो चैप्टर होता है, उन सभी चैप्टरों को मैं पूरी तरीके से सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, पूरी तरीके से पहले हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद उसके MCQ की बात करेंगे। ठीक है, और ये हमारा वीडियो नंबर 1 है और पार्ट नंबर 1 है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं BA एंट्रेंस CUT। ठीक है, CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इनके एंट्रेंस तैयारी के लिए जो लोग देखना चाहते हैं वो मेरी प्लेलिस्ट मतलब बनना स्टार्ट हो गया है और हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और उसके जितने भी MCQ बनते हैं, ठीक है, उन MCQ को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, जो भी हमसे हो पाएगा उतने ही MCQ तैयार करेंगे और उतने ही MCQ आपको बताएंगे। ठीक है, यानी कि हम पहले पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQ बनेंगे उसे हल कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो आज की शुरू करते हैं और पहला चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, जो अध्याय है आपका अध्याय नंबर 1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर है ये, और फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है भारत में मानव सभ्यता का विकास। ठीक है, ये इतिहास चैप्टर का है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो भी CUT हो या फिर CHS हो या फिर क्लास 11th एंट्रेंस का हो, आर्ट एंड कॉमर्स वाले, तो इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एंट्रेंस हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि 11th हो या 9th हो या फिर आपका CUET हो। ठीक है, खासकर BA वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका लिखा है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को हम कैसे पढ़ेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है जिस समय मनुष्यों के जीवन के विषय में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता था उसे हम प्रागैतिहासिक या उसे हम प्राग इतिहास कहा जाता था। यानी कि जिस समय के मनुष्यों के जीवन के विषय में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता था उसे हम प्रागैतिहासिक या प्राग इतिहास कहा जाता है, यानी कि मतलब प्राग इतिहास हम कहते हैं। प्राप्त अवशेषों से ही हमें उस काल के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, प्राप्त अवशेष यानी कि जो भी अवशेष पाए जाते थे उसी से हम उसके मतलब उस काल के जीवन के विषय में जानकारी पाते थे, यानी कि पाई जाती थी। ठीक है, और होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस जो है मनुष्य का नाम है, यानी याद रखिएगा कि होमोसेपियंस किसका नाम है, तो मनुष्य का नाम है। और इसका आविर्भाव, ठीक है, आविर्भाव इसका 30 से 40 वर्ष पहले माना जाता है। ठीक है, उस काल में मनुष्य जंगलों में निवास करता था। इस सभी आप लोगों को पता होगा कि उस समय मनुष्य जो था जंगलों में निवास करता था। याद रखिएगा, पॉइंट अगर पूछ लेता है क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि मतलब होमोसेपियंस किसका नाम है, तो आप बता दीजिए मनुष्य का। ठीक है, मानव का होमोसेपियंस यह वैज्ञानिक नाम है और याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, और इनका आविर्भाव कब हुआ था, तो 30 से 40 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें देखिए पाषाणिक उपकरणों से मानव के विकास क्रम के आधार पर प्रागैतिहासिक काल के 3 भागों में मतलब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल मैंने आपको बताया किसे कहते हैं, जिस समय मनुष्य के जीवन के विषय में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता था उसे हम प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास कहते थे। और उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, विकास के क्रम के आधार पर और उनके उपकरणों के आधार पर बांटा गया है। तो देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा है पहला है जो पूरा पाषाण काल जो है 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट जो आपका है यह है मध्य पाषाण काल जो है यह 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर है नव पाषाण काल, यह 7,000 से 1,000
ईसवी पूर्व माना जाता है, यानी कि ईसा पूर्व माना जाता है। याद रखिएगा, अगर कोई पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया था, तो याद रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो आपका ये पूरा पाषाण काल हो जाएगा, और दूसरा मध्य पाषाण काल हो जाएगा, और तीसरा नवपाषाण काल हो जाएगा। आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है कि अगर हम बात करें कि पश्चिमोत्तर भारत के सोहन घाटी क्षेत्र से पूरा पाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहाँ स्थिर चौनंतरा, ठीक है, चौनंतरा नामक स्थान से हस्त कुठार व शल्क पाए गए हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि जैसे पूरा पाषाण संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, तो याद रखिएगा यहाँ एक स्थान दे रखा है, जैसे हम कहते हैं चौंतरा, क्या कहते हैं, चौंतरा नामक स्थान से हस्त कुठार व शल्क पाए गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट जो 1 नंबर का पॉइंट है यहाँ से बनता है। अगला हम देख लेते हैं, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार, या इस काल को आखेटक व खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है कि आखेटक व खाद्य संग्राहक काल किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, पूरा पाषाण काल को हम आखेटक व खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल में, ठीक है, क्वेश्चन अगर बनता है ऐसे, पूरा पाषाण काल में जो शिकार मतलब उनका मुख्य कार्य या मुख्य जीविका का आधार क्या था, तो बता दीजिए, वहाँ पे शिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिकार ज़्यादातर करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं हम, तो मध्य पाषाण काल में देख लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल में क्वार्टजाइट के औजार व हथियार बनाए जाते थे। क्वार्टजाइट के हथियार और औजार बनाए जाते थे। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित सराय नहर, ठीक है, सराय नहर जो है, सराय नहर, राय, महदहा तथा दमदमा भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के पास पाए जाते हैं, और यानी कि स्थित हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुराने मध्य पाषाण काल के मतलब वहाँ पे ज़्यादा साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं, ये आपके 3 स्थान हैं, ये है सराय नहर, राय और मदहा और है दमदमा। ठीक है, दमदमा भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। ठीक है, स्थान है। फिर इसके बाद अगर आता है, तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। मध्य पाषाण काल से ही लोगों ने, यानी कि मनुष्यों ने दफनाने का कार्य शुरू कर दिया था। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है कि मानव ने दफनाने की प्रथा किस काल में शुरू कर दी थी। ठीक है, किस काल में शुरू कर दी थी, तो ये मध्य पाषाण काल में शवों को दफनाने की प्रथा शुरू कर दी थी। मध्य पाषाण कालीन स्थल मतलब बागौर यानी कि राजस्थान व आदमगढ़ मध्य प्रदेश में जो पाया जाता है, से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा कि मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं, बागौर जो कि राजस्थान में है, और आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 2 स्थान हैं जो कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य दिखाते हैं। पहला जो आपका है राजस्थान से है, और दूसरा आपका मध्य प्रदेश से है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि जो यहाँ पे 2 नंबर बनता है। पहला नंबर जो है कि मतलब मानव किस काल से शवों को दफनाने की प्रथा शुरू कर दी थी, यानी कि कब से दफनाना स्टार्ट कर दिया था, तो ये मध्यकाल बन जाएगा, मध्य पाषाण काल से। और अगर बात करता है कि पाषाणकालीन जो स्थल हैं, जैसे कि बागौर व आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से किस प्रकार के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अगर सीधा प्रश्न पूछता है कि मनुष्य ने कृषि कार्य किस काल से शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था, तो ये
नवपाषाण काल से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जिससे उसमें अस्थायी निवास की प्रकृति मतलब विकसित हुई थी। यानी कि रहना कहाँ है, अस्थायी मतलब अस्थायी रहना कहाँ है, निवास कहाँ करना है, तो उनका विकास भी हो गया था इस काल में। और अगर हम बात करें इस काल की प्रमुख विशेषताएं जो है, खाद्य उत्पादन, पशु उपयोग व स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास था। यानी कि विकास हो चुका था ग्राम्य जीवन का और पशुपालन का और खाद्य उत्पादन का, यानी कि जो भी खाने की चीज़ें होती थी उनका उत्पादन करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, यानी कि नवपाषाण काल से प्रारंभ कर दिया था। 2-3 क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा कि नवपाषाण काल में मनुष्यों ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था, जिससे अस्थायी निवास उनको वहाँ से मतलब अस्थायी निवास की प्रकृति भी विकसित हो गई थी। और शवों का अगर दफनाने की बात करता है तो शवों को दफनाने की प्रथा मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों ने देख लिया कि पहला हम अगर बात करें तो ये पूरा पाषाण काल मैंने देख लिया। पूरा पाषाण में क्या था कि इसे हम संग्राहक मतलब खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं और या अखेटक काल भी हम कहते हैं। और इसकी जो मुख्य आधार थी, यानी कि जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो डायरेक्ट शिकार था, ठीक है। केवल शिकार के ही द्वारा पूरा पाषाण काल में जीवन चलता था, बाकी और कुछ खाद्य उत्पादन नहीं था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में औजार या हथियार बनाए जाते थे। याद रखिएगा, औजार और हथियार किस काल में बनाए जाते थे, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। और नवपाषाण काल में अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल में अगर हम बात करें तो इसमें कृषि करना प्रारंभ हो गया था, जिसमें अस्थायी निवास की प्रकृति और मतलब अस्थायी विकास की प्रकृति विकसित हो गई थी। और इसमें पशुपालन, कृषि करना सब सीख गए थे। फिर पॉइंट की बात है यहाँ पे याद रखिएगा कि आग की जानकारी मनुष्य को पूरा पाषाण काल से ही थी। यानी कि पहला ही जो पूरा पाषाण था उन्होंने मतलब उन लोगों को मानव को जो था कि आग की जानकारी पूरा पाषाण काल से ही थी, परंतु इसका उपयोग नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ था। देखिए यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से अगर प्रश्न पूछता है कि आग की खोज या आग की जानकारी किस काल से है, तो आप बता सकते हैं पूरा पाषाण काल। और अगर पूछता है कि आग का उपयोग किस काल से प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया था, यानी कि प्रारंभ हुआ था, तो आप नवपाषाण काल बताएंगे, यानी कि नवपाषाण काल बताएंगे। अगर पूछता है कि आग की जानकारी मनुष्य को किस काल से है, तो पूरा पाषाण काल बताएंगे। क्या बताएंगे, पूरा पाषाण काल। और किस काल में उपयोग किया गया था, तो नवपाषाण काल बताएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट तरीका जो है आपका पढ़ने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। याद रखिएगा, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल है। याद रखिएगा, प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन, यानी कि नवपाषाण कालीन के जो मतलब सामान जो पाए जाते हैं, साक्ष्य जो पाए जाते हैं, प्रमाण जो पाए जाते हैं, या मेहरगढ़ में, यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, वहाँ पर ज़्यादा पाए गए हैं नवपाषाण कालीन के, ठीक है। जहाँ नीचे पॉइंट हम देख लेते हैं क्या लिखा है, जहाँ गेहूं व जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि नवपाषाण काल में खेती करना स्टार्ट कर दिए थे, तो यहाँ पे जो नवपाषाण कालीन स्थल थे जैसे कि मेहरगढ़, वहाँ पर गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित, बेलन घाटी यानी कि जो कि उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवा नामक स्थल से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ और उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा नामक स्थान से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जो कि 7 से 6,000 ईसा पूर्व के हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मतलब कि भारत के किस राज्य में चावल मतलब किस काल में और किस स्थान पर चावल की खेती के साक्ष्य पाए गए थे, तो नवपाषाण काल में पाए गए थे। किस काल में पाए जाते हैं, नवपाषाण काल में पाए गए थे। और यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा नामक स्थान पे पाए गए थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अगर बात करता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस पालतू जानवर मतलब किस जानवर को पालतू बनाया था, तो यह कुत्ते को था। ठीक है, कुत्ते को सबसे पहले मानव ने पालतू जानवर बनाया था। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम बात करें, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का। पहला नंबर ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा हो जाएगा। और मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो कुत्ते को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बनता है, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन था। ठीक है, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था, तो ये था कुल्हाड़ी। क्या था, सबसे पहले इन्होंने कुल्हाड़ी ही बनाई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने बनता है यहाँ से कि पॉइंट नंबर यहाँ देख सकते हैं कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में पहिए का भी आविष्कार हुआ था। यानी कि ज़्यादातर नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर मात्र मतलब याद रखें, कम से कम 10 क्वेश्चन आपके नवपाषाण काल से ही बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर जो हम बात करें, तो इसकी खोज जो की थी, तो ये दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 यानी कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। हड़प्पा की खोज सर जॉन मार्शल ने नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यह सभ्यता उत्तर प्रदेश से मांडा, ठीक है, मांडा जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आपका पड़ता है। और यह कश्मीर की घाटी से लेकर दक्षिण में दायमदा, ठीक है, दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में जो इस टाइम है, ठीक है, दायमाबाद कह सकते हो, दायमाबाद बता दूं तो दायमाबाद जो आपका है इस टाइम महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। और तथा पूर्व में आलमगीरपुर, ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है जो आलमगीरपुर है, से लेकर पश्चिम में सुतका डेडोर, ठीक है, सुतका गेडोर बलूचिस्तान तथा तक विकसित था। तो 2-3 जगह तक यानी कि यह फैला हुआ था आपका सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है यहाँ तक, और यहाँ के साक्ष्य यहाँ तक पाए गए हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब समय अवधि क्या है, कब से कब तक हुई थी, कब से कब तक मानी जाती है। तो 2350 ईस्वी से, ठीक है, 2350 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व मानी जाती है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, और इससे हम क्या कहते हैं, अगर कोई पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से और जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। और किसके नेतृत्व में की गई थी, तो यह जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। और इसकी खोज जो थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की कि ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम बात करें किस युग की स्थान है, मतलब किस युग की जगह है, तो यह कांस्य युगीन सभ्यता की जगह है। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर कांस्य यानी कि कांस्य के बर्तन यानी कि कांस्य धातु के ज़्यादातर साक्ष्य पाए गए थे, जिसे ही हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिएगा, जिससे इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी पड़ा है। और हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता से जुड़े भारत में स्थित महत्वपूर्ण स्थल जो कि भारत में इस टाइम मौजूद हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, समीप लोथल, ठीक है, अहमदाबाद के समीप लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, हिसार जो कि हरियाणा में है, ज़िले में बनावली जो है, बनावली चंडीगढ़ के समीप रोपड़। ठीक है, अब हम स्थान बताते कहाँ कहाँ जो भी आपका सिंधु सभ्यता से लगता है, यानी कि जो कि उसमें साक्ष्य पाए गए हैं भारत में।
तो यह लोथल था, कालीबंगा और बनावली और आपका आता है रोपड़। ठीक है, ये 4-5 जगह थे जो कि भारत में इनके मतलब सिंधु सभ्यता से संबंधित साक्ष्य पाए गए हैं। और यहाँ तक सिंधु सभ्यता लगता भी है। ठीक है, सिंधु सभ्यता यहाँ तक कही जाती है। ठीक, और एक पॉइंट और है यहाँ पे कि लोथल से सबसे बड़ी जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉग यार्ड का साक्ष्य मिला। याद रखिएगा लोथल से। और एक क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंधु सभ्यता की किस स्थल को यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह का संज्ञा दिया गया है। बंदरगाह का संज्ञा दिया गया, तो बंदरगाह की संज्ञा किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा लोथल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध स्थल को बंदरगाह की संज्ञा दी गई है, तो लोथल। ठीक है, लोथल जो था बहुत ही विशाल और बहुत ही फेमस, ठीक है, यह बंदरगाह था। तो यह याद रखिएगा लोथल जो था ये बंदरगाह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है जो हम देख लेते हैं कि नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशिष्टता जो है नगर योजना तथा जल निकासी व्यवस्था थी। यहाँ की नगर योजना यानी कि जो नगर बसा हुआ था उसकी योजना और जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही विशिष्ट यानी कि विशेष प्रकार की थी। नगरों के बीच के भाग यानी कि नगरों के बीच भाग को नगर दुर्ग एवं निम्न भाग को निचला नगर कहा गया था। नगर के उच्च भाग को, ठीक है, नगर के उच्च भाग को नगर दुर्ग एवं निम्न भाग को निचला नगर कहा गया था। ठीक है, कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था। ठीक है, कालीबंगा जो था एक हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर, ठीक है, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु था भी किले से घिरा हुआ था। जो कि जैसे वहाँ का जो सामान्य लोग रहने की मतलब सामान्य लोगों के रहने की जो जगह थी वह भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है, कालीबंगा कह सकते हो। कालीबंगा जो स्थान था, ठीक है, वहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, साधारण लोग रहते थे। वह भी स्थान जो था वह की मतलब किलों से घिरा हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मतलब किस स्थान से बहुत ही बड़ा, ठीक है, बड़ा स्नानागृह पाया गया है। स्नानागृह पाया गया है तो यहाँ से आंसर आपका बन जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और इसे स्मारक की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड यानी कि जो 11.88 मीटर लंबा स्नानागृह पाया गया है, स्नान करने का कुंड पाया गया है, 7.01 मीटर चौड़ा। ठीक है, यानी कि जो स्नान कुंड है ये उसकी लंबाई बता रहा है कि 11.88 मीटर लंबा है और 701, ठीक है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु किया जाता था। याद रखिएगा कि यह जो बृहत स्नानागार है यह मोहनजोदड़ो से पाया गया है और इसकी जो चौड़ाई, जो लंबाई है और ऊंचाई मतलब गहराई दी गई है वहाँ पे दी गई है। ठीक है, और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, यहाँ से बनता है कि उत्खननकर्ता स्थित और जो भी प्राप्त साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से पाए गए हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मतलब कि बुक में दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं और हम पढ़ के बताएंगे भी। जैसे यहाँ पे दे रखा है हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज आप सभी को मैंने पहले ही भी बताई कि 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और इस जो हड़प्पा है यह किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे स्थिति लिखी गई है कि कहाँ पर स्थिति है मतलब स्थित है। और जो इससे प्राप्त हुए, क्योंकि जो भी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की जो भी सामान्य यानी कि जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। मोहरों पर एक सिंघी पशु और तांबे की इक्का गाड़ी। ठीक है, तांबे की इक्का गाड़ी और मोहरों पर एक सिंघी पशु भी यहाँ से पाया गया है, यानी कि यहाँ से साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी
और यह जो नदी के किनारे स्थित है, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इस टाइम जो लरकाना ज़िला है, ठीक है, लरकाना पाकिस्तान में है, वहाँ पर यह मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। और यह जो वर्ष है, किस वर्ष खोजा गया, तो 1922 ईस्वी में खोजा गया था। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य पाए गए, तो यहाँ देख सकते हैं आपको लिखा है कि 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ यहाँ से पाए गए थे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति यानी कि मतलब नृत्य करती हुई कांस की मतलब मूर्ति पाई गई है। और विशाल अन्नागार एवं स्नानागार पाए गए, यानी कि अभी मैंने पिछले ही वीडियो में बताई, यानी मतलब पिछले जब मैंने पॉइंट पढ़ी थी, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार मिले हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी लिखा भी है, अन्नागार और स्नानागार दोनों भी यहाँ से मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। चहोदड़ो जो है, चहोदड़ो की खोज NG मजूमदार ने की थी, ठीक है, मजूमदार ने 1931 में की थी। और जो यह स्थित, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जो सिंधु है इस टाइम पाकिस्तान में, आप सभी को पता होगा, स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य पाया गया तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से पाए गए थे, तो यह चहोदड़ो से, कहाँ से पाए गए थे, चन्होदड़ो से पाए गए थे। कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी जो था, इसकी खोज जो की थी FA खान ने की थी। और इनका जो खोज टाइम है, वर्ष है 1955 ईस्वी में। और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जो पाकिस्तान में एक स्थल है, यानी कि स्थान है खैरपुर, ठीक है, खैरपुर। और यहाँ से जो साक्ष्य पाए गए वो है पत्थर के बाड़ाग्र, ठीक है, बाड़ाग्र, ठीक है, बाड़ाग्र पाए गए हैं, पत्थर के बाड़ाग्र पाए गए हैं। कालीबंगा बहुत ही ज़्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट स्थल है कालीबंगा की खोज जो है अमला आनंद घोष ने की थी। और कालीबंगा जो है यह अमल आनंद घोष ने 1953 ईस्वी में घंघर, ठीक है, घंघर नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, ठीक है, कालीबंगा। और यहाँ पे जो साक्ष्य पाए गए हैं, जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, ठीक है, नक्काशीदार ईंटें पाए गए हैं। और वहाँ पे जोते हुए खेत, यानी कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से या किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से पाया गया है या पाया जा चुका है, वहाँ के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, तो ये कालीबंगा आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। और अगला यहाँ पे है रंगपुर। तो रंगपुर जो है इसकी खोज SR राव ने की थी 1953 से 1954 के बीच में। और जो यह नदी है, यह नदी के किनारे बसा हुआ है, मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके जो स्थान है ये है काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त पाए गए हैं, यह धान की भूसी है, यहाँ पे धान की भूसी के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, तो यह रंगपुर से पाए गए हैं। नेक्स्ट जो आपका है रोपड़, यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रोपड़ जो है इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में की थी। और रोपड़ अगर क्वेश्चन पूछता है कि रोपड़ किस स्थल यानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। रोपड़ जगह का भी नाम है और रोपड़ जो स्थल है वो भी उसका भी नाम है, और रोपड़ स्थान पर भी। और रोपड़ जो है यह पंजाब में पाया जाता है, यानी कि रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य पाए गए हैं, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य पाए गए थे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मानव के साथ कौन सा जानवर दफनाया जाता था हड़प्पा कालीन में, हड़प्पा सभ्यता में, और यह हड़प्पा सभ्यता के समय, ठीक है, मानव के साथ कौन से जानवर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो यह रोपड़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और रोपड़ किस राज्य में है, तो यह पंजाब राज्य में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, तो यह यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ठीक है। और रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है लोथल। तो लोथल को मैंने आपको पहले ही बताया कि लोथल जो था यह एक प्रकार का बंदरगाह था, ठीक है, बहुत ही फेमस बंदरगाह है।
तो इसकी खोज जो थी यह S.R. राव ने की थी 1957 से 58 के बीच। और इसका जो नदी है यानी कि लोथल जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है या किस नदी के किनारे है, तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। अगर सन पूछता है तो 1957 से 58 में इसकी खोज हुई थी। इसकी नदी की कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यह यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो यह एक प्रकार का बंदरगाह है। ठीक है, उस टाइम का बंदरगाह था। लोथल जो था यह वहाँ का एक मतलब उस टाइम जो था हड़प्पा सभ्यता, उस टाइम का ये क्या कहते हैं बंदरगाह था। ठीक है, और जो आखिरी का जो आपका स्थल है लास्ट वाला ये है बनावली। तो बनावली जो है इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी और 1974 ईस्वी में मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और जो बनावली है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और जो यह इस टाइम स्थिति है यानी कि जो स्थित है यह हिसार यानी कि हिसार जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो यह देखो यहाँ पे लिखा है कि मिट्टी का खिलौना, हल और जौ यह सब बनावली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है बनता है यहाँ से क्वेश्चन कि मिट्टी के खिलौने किस मतलब हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन में रहेगा बनावली। तो आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हल कहाँ से प्राप्त हुए, तो बनावली से। जौ कहाँ से प्राप्त हुए, तो बनावली से। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं और उसमें वहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से जो सामाजिक जीवन था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जो सामाजिक जीवन था उसमें जो परिवार था, यह परिवार जो था यह समाज का आधार था। ठीक है, यानी कि यह जो था एकदम न्यू था, वहाँ का जो परिवार था वह सामाजिक जीवन का आधार था। ठीक है, जो संभवतः मातृसत्तात्मक था, यानी कि वहाँ की जो माताएं थीं यानी कि उनकी माता होती थी, उन्हीं वही जो है सत्ता चलाती थी, शासन करती थी, राज्य करती थी। ठीक है, समाज चार वर्गों में बटा था, यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता था उस टाइम, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता था यानी कि सिंधु सभ्यता जो जब चलती थी उसमें समाज जो था चार भागों में बटा था, चार वर्गों में बटा था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। ठीक है, लोग शाकाहारी यो मांसाहारी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, तो ऑप्शन में दे रखा है शाकाहारी, मांसाहारी, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा इनमें से दोनों वाला टिक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इनमें से दोनों यानी कि हड़प्पा के लोग जो थे वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा। अभी हम इसके बाद MCQ भी कराने वाले हैं पार्ट 2 में। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ से आमोद प्रमोद का साधन जुआ खेलना। ठीक है, यानी कि जुआ भी खेलते थे इस काल में, शिकार भी करते थे, नृत्य संगीत भी होता था, यानी कि ये सब कार्य हड़प्पा सभ्यता के टाइम होता भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे कि हड़प्पा निवासी ऊनी एवं सूती वस्त्र दोनों से मतलब दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कहाँ के निवासी यानी कि किस सभ्यता के निवासी ऊन सूती मतलब ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों को पहनते थे यानी कि उनका उपयोग करते थे, तो यह हो जाएगा आपका आंसर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट का सवाल मतलब जो बनता है यहाँ से क्वेश्चन का कि शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, कुछ लोग थे जो शवों को जला देते थे और कुछ लोग जो थे वह शवों को दफना देते थे, यानी कि जलाने और दफनाने की प्रथा आपकी हड़प्पा सभ्यता से ही चली आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट यहाँ पे बनता है धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं। धार्मिक व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार थी, तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी मतलब सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ठीक है, तो यह मातृ देवी की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था, यानी कि पेड़ों की भी पूजा होती थी
और यहाँ पे लिखा है कुबड़ वाला सांड लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। अगर जानवर में अगर बात की जाए, पशुओं में अगर बात की जाए कि किस पशु की ज़्यादातर पूजा होती थी, या तो यह होती थी कुबड़ वाला सांड की, मतलब वो सांड, जो कुबड़ वाला सांड था, इसकी पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम। ठीक है, नाग की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, नाग की भी पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मोहर भी पाए गए हैं, और उस मोहर पर पशुपति यानी पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है। ठीक है, वहाँ पे जो मोहर पाए गए हैं वहाँ पे पशुपति की मतलब मूर्ति, मतलब पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, मिली है, और वहाँ पर उस ऊपर छपी हुई है। ठीक है, इससे पशुपति शिव जी की पूजा के का प्रचलन पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे पशुपति शिवा की पूजा भी करते थे। ठीक है, और अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो आर्थिक जीवन देख लेते हैं। यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसे था। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार, ठीक है, आर्थिक जो था जहाँ से पैसा वैसे कमा रहे थे, तो उसका जो इनका जो आर्थिक जीवन था उस पर मतलब कौन कौन सा आधार था। तो पहले नाम कृषि करते थे, दूसरा पशुपालन करते थे, तीसरा शिल्प करते थे, और चौथा व्यापार करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्य कार्य इसमें से आपको पता हो चुका होगा कि मुख्य कार्य क्या था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य क्या था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा वासियों का मुख्य कार्य या मुख्य पेशा क्या था, तो यह कृषि था। ठीक है, मुख्य कार्य क्या था, कृषि था, और इसके बाद पशुपालन, उसके बाद शिल्प और व्यापार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हड़प्पा सभ्यता से 9 फसलों की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता से कितने फसलों की जानकारी मिलती है, तो 9 फसलों की जानकारी मिलती है। फिर है मतलब यहाँ पे दे रखा है 9, गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों एवं तिल। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती यहीं प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ से ही स्टार्ट हुई थी। हड़प्पा सभ्यता से कपास की खेती चालू हुई थी। और याद रखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस फसल के लिए अग्रणी था। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या उपयोग मतलब उत्पादन किया जाता था, तो कपास की भी उपयोग मतलब वो उत्पादन ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, इसी कारण यूनानियों ने इसे सीडॉन कहा था। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनानियों ने हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा था, तो यह सीडॉन था। किसके कारण कहा था, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती अग्रणी थी। ठीक है, यहाँ पे मतलब कपास की खेती ज़्यादा की जाती थी। अगला क्वेश्चन है बैल, भेड़, बकरी आदि पशु पाले थे, यानी कि पशु पालतू थे, यानी कि इनको पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी आदि को पालतू थे, मतलब जो पशु थे पालतू थे, यानी कि पालते थे। घोड़े का साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन सा साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं पाया गया है, तो घोड़े का साक्ष्य। ठीक है, घोड़े का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है। लोगों को मुख्य पेशा शिल्प एवं उद्योग था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का मुख्य पेशा शिल्प एवं उद्योग था। ठीक है, शिल्प पत्थरों से, यानी कि कुम्हार का काम, यानी कि बनाना, और इसके बाद में मतलब ठीक है शिल्प का कार्य, और उद्योग करना, यानी कि मुख्य पेशा शिल्प और उद्योग था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, ठीक है, मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातुकर्म और मोहर निर्माण तथा बाट बनाना, ये सब शामिल था। ठीक है, शिल्प कार्यों में। तो ये सब पेशा था, इनका जो मुख्य पेशा था यही था। ठीक है, और अगर हम बात करें हड़प्पा व्यापार व्यवस्था कैसी थी, तो यह देख लीजिए यहाँ पे कि स्थल जो था, यानी कि यहाँ पे आयातित वस्तु है, और स्थल है कि यहाँ से क्या क्या आयात किया जाता था, यानी कि खरीदा जाता था। जो टिन था यह अफ़गानिस्तान, ईरान से लिया जाता था। ठीक है, और खेतड़ी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है यह तांबा उत्पादन के लिए फेमस है, और वहीं से यहाँ से खरीदा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को व्यापार के लिए लाया जाता था। कहाँ से, खेतड़ी से, तांबा वहीं से लाया जाता। अफ़गानिस्तान, फारस जो था, या सोना, वहाँ से सोना खरीदा जाता था।
अफगानिस्तान चांदी खरीदा जाता था, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत, ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, तो यहाँ से सीसा का उत्पादन मतलब आयात किया जाता था। सौराष्ट्र से गोमेद और बदक सॉरी इसमें क्या लिखा है, बदख्शा, ठीक है। बदख्शा जो है अफगानिस्तान में है, और इससे का जो यहाँ से आयात किया जाता है तो लाजवर्द मड़ी यहाँ से खरीदी जाती थी, आयात की जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे लिपि और लेखन चेक कर लेते हैं कैसी थी यहाँ की। तो लिपि लेखन अगर हम बात करें तो सैंधवकालीन मोहरों से लिपि व लेखन की जानकारी प्राप्त होती है। लिपि व लेखन की यानी कि सैंधवकालीन मोहरों से, यानी कि जो मोहर वहाँ के थे उसी से हमें उसकी लिपि और लेखन की प्राप्ति होती है। सिंधु लिपि चित्रात्मक थी, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है 1 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो याद रखिएगा चित्रात्मक थी, ठीक है। यहाँ पे कोई अक्षर नहीं पता था किसी को जानते, तो चित्रात्मक थी, जिससे चित्रों के माध्यम से संप्रेषण होता था। इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है, ठीक है, या फिर अज्ञात कह सकते हैं, यहाँ पे अभी कोई पढ़ी नहीं जा सकी है। और यहाँ पे अगर देख सकते हैं सिंधु जो लिपि है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसे ब्रोस्टोफेडन लिपि भी कहते हैं, ब्रोस्टोफेडन लिपि भी कहते हैं। इस लिपि में सबसे ज़्यादा यू आकार का सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है, ठीक है। इस लिपि में सबसे ज़्यादा प्रयोग यू आकार व सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह, यानी कि जो अक्षर प्रयोग हुआ यू आकार का और जो चिन्ह हुआ वह मछली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन जो विद्वान ने मत दिए हैं उसमें यहाँ लिखा है कि विद्वानों ने मत कहा कि आर्यों का आक्रमण, ठीक है, चाहे आर्यों ने आक्रमण कर दिया हो तो इसके लिए गायब हो गया हो। बाढ़ के द्वारा ये कहा है कि मार्शल ने S.R. राव ने कहा है कि बाढ़ आ गया हो, बाढ़ के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया हो। और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन ज़्यादा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है, ठीक है। और N. घोष R.L. स्टाइन ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया हो। महामारी बीमारी, ठीक है, महामारी बीमारी के कारण भी हो सकता है। यह वैज्ञानिक थे, मतलब खोजकर्ता थे KUR केनेडी, ठीक है, इन्होंने कहा कि हो सकता है कोई महामारी बीमारी आई हो जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया हो। वैदिक काल अगर हम बात करें तो वैदिक काल आर्यों के द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक व्यवस्था वैदिक संस्कृति के रूप में जानी जाती है। और इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक काल को अगर हम बात करें तो आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक पॉइंट में क्वेश्चन बनता है कि आर्य सभ्यता किस काल को कहा जाता है, तो वैदिक काल को भी कहा जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ। एक को बांटा गया है उत्तर वैदिक काल और एक को मतलब बताया गया है पूर्व वैदिक काल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे लिखा है ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ऋग्वेद से। इस काल में आर्य इस काल में आर्य जो थे अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे, यानी कोई अस्थायी जीवन व्यतीत करने का नहीं था। यह एक ग्रामीण व्यवस्था के अंग थे, ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था के अंग थे। ऋग्वैदिक आर्यों ने जिस क्षेत्र को निर्माण किया या जिस क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहा जाता था या किसे कहा गया है, तो जिस आर्यों ने जिस क्षेत्र का निर्माण किया उसे ही हम सप्त सैंधव प्रदेश भी कहते हैं। इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त यानी कि ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त भी कहा गया है। इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि किसमें कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है। इस काल की प्रमुख नदियाँ जिसके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, इस टाइम का नाम और जो है प्राचीन नाम दोनों दिया गया है। ये क्रुमु है, तो क्रुमु जो है इसका आधुनिक नाम कुर्रम है
और कुंभा, जो कुभा है काबुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बितस्ता जो है या झेलम नदी के झेलम के नाम से जानी जाती है इस टाइम। और मतलब अस्किनी, ठीक है, अस्किनी जो है या चिनाब के नाम से जानी जाती है। अस्किनी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अस्किनी जो है या चिनाब के नाम से जानी जाती है। और परूसणी, ठीक है, परूसणी जो है या राबी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सतुद्री, मतलब सतुद्री जो है या सतलुज के नाम से जानी जाती है। विपाशा जो है ब्यास के नाम से जानी जाती है। और दृशद्वंती जो है या घाघर, मतलब घाघर के द्वारा जानी जाती है, घाघरा नदी के द्वारा जानी जाती है। मतलब गोमल जो है या गोमती नदी के नाम से जानी जाती है इस टाइम। और सुवास्तु जो है या स्वात के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि आधुनिक नाम इसका स्वात है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये जैसे जो पूछा जाता है या अस्किनी है, मतलब अस्किनी है और विशस्ता है, ठीक है, वितस्ता, यह दो ज़्यादा पूछी जाती है। और विपाशा है, विपाशा जो व्यास है इससे पूछ लिया जाता है कभी कभी। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी यहाँ की, ठीक है, वैदिक काल में, मतलब ऋग वैदिक काल में। तो समाज मतलब पितृसत्तात्मक थी, यानी कि जो ऋग वैदिक काल था, यहाँ जो था यहाँ पर पिता, ठीक है, पिता के द्वारा, जब पिता यहाँ पर पिता शासन करता था, ठीक है, पिता शासन करता था। और इसके बाद अगर जैसे इनकी मृत्यु हो जाती तो इनका बेटा शासन करता, यानी कि इनका पुत्र शासन करता था। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो थी यहाँ पे मात्रात्मक शासन था, ठीक है, मात्रात्मक सत्ता थी। और यहाँ पे क्या है, पितृसत्तात्मक था, ठीक है, ऋग वैदिक काल में पितृसत्तात्मक था। सामाजिक विभाजन कर्म मूलक था, बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा आदि का प्रचलन नहीं था, यानी कि ऋग वैदिक काल में ये सब नहीं होता था, ना बाल विवाह होता था, ना तलाक, ना सती प्रथा और न जाति प्रथा, ना पर्दा प्रथा और आदि का सब प्रचलन नहीं था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवन भर अविवाहित, ठीक है, बिना विवाह किए हुए जीवन व्यतीत करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋग वैदिक काल में जो महिलाएं अविवाहित रहती थी, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो अमाजू के नाम से। किसके नाम से? अमाजू के नाम से जाना जाता था। आर्थिक व्यवस्था जो कैसी थी? गाय मुद्रा की परिचायक थी, ठीक है, गाय मुद्रा की, जो गाय है या मुद्रा की परिचायक थी, ठीक है, गाय को। आर्थिक व्यवस्था, घोड़ा उपयोगी पशु था, जो घोड़ा था वह उपयोगी था। आर्य रथों का प्रयोग करते थे, जो आर्य थे वह रथों का प्रयोग करते थे। वह बाघ, मछली, नमक, चावल, लोहा तथा चांदी से अपरिचित थे, यानी कि इन सभी चीज़ों का उन्हें ज्ञान नहीं था, ठीक है, इन सभी चीज़ों का उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। ना बाघ, ना मछली, ना नमक, ना चावल, लोहा तथा चांदी, इनसे कोई उनका वास्ता नहीं था, यानी कि वो सब अपरिचित थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख हैं, ठीक है, शिल्पियों के उल्लेख हैं, यानी कि यह सब शिल्पकार थे एक तरीके से। बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार। धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? तो धार्मिक व्यवस्था हम देखेंगे ऋग वैदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है। अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ये थे इंद्र। कौन थे? इंद्र। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर भी कहा गया। याद रखिएगा, किस देवता को ऋग वैदिक काल में पुरंदर कहा गया था? तो पुरंदर जो कहा गया था, इंद्र को कहा गया था। किसे कहा गया था? इंद्र को। दूसरा महत्वपूर्ण देवता जो है अग्नि है, ठीक है। अग्नि जो है, अगर हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल में दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो अग्नि थे। तथा तीसरा महत्वपूर्ण देवता जो था, यानी कि जो थे, ये वरुण, ठीक है, वरुण। पहले थे इंद्र, दूसरे थे अग्नि और तीसरे थे वरुण, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पुरंदर किसे कहा जाता था? तो इंद्र को कहा जाता था। और सबसे पहले महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र थे, दूसरे अग्नि थे, तीसरे वरुण थे। वरुण
ऋतु का स्वामी था, जो वरुण था यह ऋतुओं का स्वामी था, यानी कि नैतिकता का, हाँ रित का समाज मतलब रीति यानी कि नैतिकता का स्वामी था। और दूसरा अगर हम बात करें, स्वतुति पाठ तथा यज्ञ द्वारा उपासना की जाती थी तथा यज्ञ में बलि के रूप में साग सब्जी जौ आदि भेंट की जाती थी। अगर हम बात करें कि ऋग वैदिक काल में बलि के रूप में यानी कि यज्ञ में बलि के रूप में क्या क्या भेंट किया जाता था, तो याद रखिएगा साग सब्जी और जौ, दो ही लोगों का नाम आया, यानी कि साग सब्जी और जौ को यज्ञ में डाला जाता था, ठीक है, भेंट की जाती थी। सोम को पेय यानी कि सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। अगर हम बात करें कि ऋग वैदिक काल में सोम का देवता, ठीक है, सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में किसे जाना गया है, तो यह सरस्वती को ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन है कि अगर हम पूछें कि मतलब क्वेश्चन अगर उठता है कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो सरस्वती को, और इसे किस नाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है, तो यह नदी तमा, ठीक है, नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद जो है इसे सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। तथा आस्तो सदगमे वृत्त दरलयक, ठीक है, वृत्त दारलयक से मतलब बृह दारलयक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया है, तो यह बृहद से लिया गया है। और अगर हम बात करें सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ऋग्वैदिक देवी देवता, ठीक है, ऋग्वैदिक देवी देवता की अगर हम बात करें तो देवता जो है यह इंद्र है। इंद्र, इनका संबंध किससे, युद्ध नेता या वर्षा का देवता भी इंद्र को कहा जाता है ऋग्वेद में, ठीक है। और अगर अग्नि की बात करें, जो अग्नि देवता थे उनको क्या कहा जाता था, इनका संबंध जो था यह देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण जो थे समुद्र का देवता कहा जाता था, विनय विश्व के नियामक थे, यानी कि नैतिक, कभी बताया ना। मारुत जो थे मारुत देवता यह आंधी और तूफान का देवता भी कहे जाते हैं। जो ध्रुव थे आकाश के देवता, यानी कि प्राचीन, सबसे प्राचीन ध्रुव, ठीक है, आकाश का देवता कहा जाता है। उषा जो थी, और उषा है प्रगति एवं उत्थान देवी थी, ठीक है, उत्थान देवी और प्रगति की देवी उषा थी। सोम है वनस्पति देवता। सोम कौन है, वनस्पति देवता। अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाले, यानी कि विपत्तियों को खुद ले लेते हैं, हरण कर लेते हैं। तो अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता है, ठीक है। पूषण जो है यह पशुओं का देवता है। जो पूषण है यह पशुओं का देवता के नाम से जाने जाते हैं ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में यह पूषण जो है पशुओं का देवता के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी देख लेते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था कालिकाई संरचना पर आधारित थी। कैसी थी, कबीलाई, सॉरी गलत पड़ गया था। राजनीतिक व्यवस्था जो थी वह कबीलाई संरचना पर आधारित थी। संपूर्ण कबीला जन, ठीक है, कबीला जो था जन कहलाता था। जैसे जब आर्य आए थे तो जब उस टाइम बसने वाले लोग थे तो उनको जन के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद जो था कबीला बसा, और कबीला के द्वारा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर उसे जनपद के नाम से जाना गया, ठीक है, जनपद के नाम से। और जनपद जब ज़्यादा इकट्ठा हो गया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक तरीके से छोटे छोटे लोग आए तो इसे क्या कहा गया, जन। और जब ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए तो इन्हें कहा गया जनपद। क्या कहा गया, जनपद। और जनपद से डायरेक्ट आपका महाजनपद बन गया जब आपका, ठीक है, जनपद जो थे यह केवल 400 थे। 400 जनपद मिलकर 16 महाजनपद बने थे। आप लोगों को याद होगा कौशल, कौशाम्बी, मगध, ये सब क्या थे, ये कुल महाजनपद थे। और महाजनपद 16 महाजनपद मिले थे, यानी कि 400 जनपद से मिलकर 16 महाजनपद बने थे। महाजनपद के बारे में हम पूरी वीडियो को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है।
थोड़ा सा हम राजनीतिक व्यवस्था को देख चुके हैं। और मतलब दूसरा पॉइंट है, कबीले का प्रधान जो था इसे राजन के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें कि यहाँ की जो मतलब कबीले के प्रधान को क्या कहता था, राजन कहा जाता था। तथा सभा एवं समिति का संस्था का राजा पर नियंत्रण रखती थी। जैसे सभा एवं समिति पर किसका नियंत्रण होता था, तो राजा का। ठीक है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें, इस काल में वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार तक हो गया था। ठीक है, कहाँ तक हो गया था, बिहार तक हो गया था। कुरु, पांचाल और काशी उत्तर वैदिक काल के मुख्य जनपद थे। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही पढ़ा दिया, मतलब समझा दिया आपको कि उत्तर वैदिक काल, जैसे मैंने पढ़ा कि जो वैदिक काल था, ठीक है, वैदिक काल दो भागों में बटा, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल यानी कि उधर ही पढ़ा दिया, और मतलब जिससे हम ऋग वैदिक काल के भी नाम से जाने गए। और उत्तर वैदिक काल में हमको अब शुरू कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में, इस काल में वैदिक सभ्यता का संबंध कहाँ तक था, मतलब विस्तार जो था यह बिहार तक हो गया था। और कुरु, पांचाल, काशी उत्तर वैदिक काल के मुख्य जनपद थे। ठीक है। अंग एवं मगध आर्य क्षेत्र से बाहर थे, यानी कि यहाँ पर आर्य बिल्कुल नहीं थे, आर्य क्षेत्र से बाहर थे। मगध और अंग, मगध और अंग जो थे, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से महाजनपद में आर्य नहीं थे, यानी कि आर्य उन क्षेत्र से बाहर थे, तो आप बता सकते हैं अंग और मगध। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सामदेव मतलब सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, ठीक है, अर्णयों एवं उपनिषदों की रचना इसी समय हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर कोई पूछता है, यानी कि अगर क्वेश्चन बनता है कि सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद या ब्राह्मण ग्रंथों, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं और अर्णयों एवं उपनिषदों का रचना किस काल में हुआ था, तो आप बता सकते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। अगर हम बात करें कि सामवेद की रचना कब हुई थी, किस काल में हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है। अर्थवेद का किस में, ठीक है, अथर्ववेद में किसका मतलब किस काल में हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। और ब्राह्मण के जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी का रचना, ठीक है, उन सभी का रचना यानी कि रचा गया था, तो उत्तर वैदिक काल में। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में, देख लेते हैं। राजतंत्र शासन का आधार क्षेत्र बना। इस समय कबीले एक दूसरे में विलीन होकर जनपदों के रूप में सामने आए थे, यानी कि कह सकते हो कि उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे, मतलब पूर्व वैदिक काल में जो जनपद थे, अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में मतलब जो जन थे अब यहाँ पे जनपद बन गए। ठीक है, जो पहले मैंने पढ़ाया आपको कि वहाँ पे जन थे और यहाँ पे क्या बन गए, जनपद के रूप में सामने आए। ठीक है, कबीले जो थे वो विलीन होकर जनपदों के रूप में सामने आए। सभा एवं समिति जो राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। यहाँ पे देखिए पूर्व वैदिक काल में क्या था, यानी कि वहाँ पे ऋग वैदिक काल में क्या था कि जो सभा और समिति थी उस पर राजा का प्रभाव होता था, यानी कि राजा उस पर दबाव डालता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है। यहाँ पे है कि सभा एवं समिति जो राजा की निरंकुशता पर लोग, अगर राजा कुछ भी करता था, निरंकुश था, तो वह सभा और समिति राजा पर दबाव डालती थी, यानी कि उनके निरंकुश होने पर रोक लगाती कि आप निरंकुश ना बनिए, आप राजा हैं। ठीक है, और आप शासन अच्छे से कीजिए, ढंग से कीजिए। के महत्व में कमी आई, नियमित कर व्यवस्था एवं नौकरशाही का प्रादुर्भाव हुआ। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। गोत्र तथा गोत्र प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या थी, गोत्र प्रथा प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पर स्थापित हुई, जो वर्ण व्यवस्था थी जन्म के आधार पर स्थापित हुई थी। परिवार में पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार की व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, और आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं। कृषि एवं पशुपालन के साथ विभिन्न शिल्पों की चर्चा मिलती है। पशुपालन के अपेक्षा कृषि जो है, पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनी। शतपथ ब्राह्मण में कृषि प्रक्रियाओं का उल्लेख है। व्यापार प्रायः वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। ठीक है, वस्तु लेन देन के, यानी कि सामान से सामान खरीदा जाता था, वस्तु विनिमय। जैसे यहाँ पे कोई सामान है, मतलब सामान से लेकर सामान दिया जाता था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे
जिन्हें चित्रित धूसर, ठीक है, चित्रित धूसर मृद भांड कहते हैं, यानी कि कहा जाता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में श्याम अयस यानी कि लोहे की चर्चा मिलती है। श्याम अयस यानी कि लोहे की चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में किस पदार्थ की यानी किस धातु की चर्चा होती है? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की चर्चा होती है, जिसका नाम श्याम अयस है। श्याम अयस है। धार्मिक व्यवस्था अगर हम बात करें, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बने। अगर हम बात करें पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल में अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, उसके बाद अग्नि थे और तीसरे क्या थे? वरुण थे। और इसमें अगर हम उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें, तो इसमें जो थे यह प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बने। ठीक है। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया। ठीक है, जो कि ब्राह्मण थे वो उनका प्रभुत्व बढ़ गया, क्योंकि वे धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। ठीक है, पूजा पाठ सब उन्हीं का काम था और जादू टोने में विश्वास बढ़ा था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जादू टोना का विश्वास ज़्यादा बढ़ गया था। वैदिक साहित्य को हम देख लेते हैं। तो वैदिक साहित्य में क्या था? आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है। ठीक है, वैदिक साहित्य, आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? ये वैदिक के द्वारा ही, वैदिक साहित्य के द्वारा जानते थे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते थे? तो आर्यों को जानकारी यहीं से मिलती थी, वैदिक साहित्य से। और वैदिक साहित्य के अंदर क्या क्या आते थे? वेद से, उपनिषद से, वेदांग से, पुराण से, सूत्र साहित्य से, दर्शन व स्मृतियाँ प्रमुख है। यानी कि इसके अंडर में इतने सब चीज़ आते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा आर्यों को जानकारी मिलती थी। वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद है, यानी कि जो वेद हैं, वेद को 4 भागों में 5 भागों में बांटा गया, मतलब 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा। सबसे पहला हम ऋग्वेद हैं। तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख है। यह मतलब परुषड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ठीक है, नदी के किनारे पर मतलब जो युद्ध हुआ, 10 राग युद्ध का उल्लेख है। और यह किस नदी के किनारे हुआ? या परुषड़ी यानी कि रावी नदी के किनारे तट पर हुआ, जिसमें जो सुदास था उसकी विजयी हुई थी। 10 मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पहली बार यही में उल्लेख है। ठीक है, 4 वर्णों में। और कितने मंडल हैं? या 10 मंडल हैं, याद रखिएगा। और 1028 श्लोक हैं। यजुर्वेद की अगर हम बात करें, तो यजुर्वेद में कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यह 2 भागों में विभक्त है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद गद्य में और शुक्ल यजुर्वेद पद में, यानी कि गद्य और पद, यहाँ पे कृष्ण और वहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद माना जाता है। कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। सामवेद अगर हम बात करें, तो साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, अगर हम बात करें नाच मतलब गान जो संबंधित है, कौन सा ग्रंथ यानी कौन सा वेद संबंधित है, तो सामवेद है। अथर्ववेद में अगर हम बात करें, तो अथर्ववेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र जादू टोना। अगर हम बात करें कि जादू टोना किस ग्रंथ से संबंधित है, तो अथर्ववेद में आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद में रोग निवारण, राज्य भक्ति, विवाह, अंधविश्वासों का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, और इन सभी का निर्माता जो है, यह बता सकते हो वेदव्यास जी को। ठीक है, वेदव्यास ने इनका निर्माण किया है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। और हम बात करते हैं यहाँ पे ब्राह्मण की। ब्राह्मण जो है प्रत्येक वेद की गद्य रचना की ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण जो है प्रत्येक वेद गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। अरण्य जो था, अरण्य शब्द अरण्य से बना, जिसका अर्थ है जंगल। ठीक है, अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। ठीक है, अरण्य। और अगर हम बात करते हैं, इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि का उल्लेख है। जो अरण्यक है उसमें सब यह सब दर्शाया गया है। उपनिषद जो है, उपनिषद इनका शाब्दिक अर्थ होता है उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद का मतलब होता है
कि गुरु के समीप बैठकर एकांत में, गुरु के समीप पर बैठकर एकांत में सीखी जाती है। इसे आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। उपनिषद की संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। VVI क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो बता सकते हैं 108। और इसे हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो वेदांत के भी नाम से जानते हैं। उपवेद अगर हम बात करें तो यही ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद और सामवेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद, शिल्पवेद है। ठीक है। वेदांग किसे कहते हैं, तो वेदांग का अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की रचना की गई है। ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अन्य ग्रंथ हैं जो ग्रंथ पूछ जाते हैं कभी कभी, तो ये है षड दर्शन। तो षड दर्शन जो है, षड दर्शन जीवन से जुड़े दर्शनों की व्याख्या है इसमें। दर्शन और प्रवर्तक, सांख्य जो है कपिल है, और योग के जो प्रवर्तक हैं पतंजलि हैं। ठीक है, पतंजलि। और वैश्य के जो हैं कणाद हैं, और न्याय के जो हैं गौतम है। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के हैं बदरायण। ठीक है, बादरायण। ठीक है, जिनको कहते हैं व्यास। पुराण क्या है, तो पुराण में हम अगर बात करें तो मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन प्रमुख पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन मत्स्य पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन जो है यह मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनता है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें किया गया था, तो यह पुराण में किया गया है। रामायण क्या है, तो महर्षि वाल्मीकि ने इनकी रचना की थी। रामायण की रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विशदी शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, चतुर्विशदी शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। अभी जैसे पहले बताया ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की रचना किसने की थी, तो महर्षि वेदव्यास ने। और इनकी भी रचना महाभारत की रचना भी महर्षि वेदव्यास ने की है। महाभारत को जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो जय संहिता है यह पुराना नाम है किसका, महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। सूत्र साहित्य, वैदिक साहित्य में विधि नियमों के प्रतिपादन हेतु सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया, जिसे कल्प सूत्र कहा गया है। इनके 3 भाग हैं: सौत्र सूत्र, गृहस्थ सूत्र और धर्म सूत्र। सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। स्मृतियाँ जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। प्राचीन विवाह प्रणाली कैसी होती थी, तो ब्रह्म विवाह, माता पिता द्वारा वर खोजकर उससे अपनी पुत्री का विवाह करना। देव विवाह में क्या होता था, यज्ञकर्ता पुरोहितों के साथ कन्या का विवाह। ठीक है, बहुत सारे यज्ञ कार्यकर्ता जो आते थे, उसमें अगर पुरोहित जो होता था उसी के द्वारा कन्या का विवाह होता था। आश्रय विवाह, कन्या के पिता द्वारा वर से एक गाय व एक जोड़ी बैल लेकर अपनी पुत्री का विवाह करना। और मतलब प्राचीन विवाह जो प्रणाली थी 8 प्रणाली थी। ठीक है, जिसमें 4 प्रणाली मानी जाती है और 4 प्रणाली को नहीं मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन अगर हम बात करें 8 प्रणाली थी। ठीक है, शादी करने की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं, 16। कभी कभी पूछ लेता है कि संस्कार कितने हैं, 16। आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था वह ख़त्म हो चुका है। और जिन लोगों ने अच्छे से भी नहीं पढ़ा तो फिर से एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके MCQ के बारे में। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और अगले क्वेश्चन की तैयारी आप लोग जल्दी से करते रहिए। ठीक है।